नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग से जुड़ी घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में ये समीक्षा बैठक होनी है। इससे पहले सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने बनगांव सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले सीएम धामी ने रोड शो भी किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही। मुख्यमंत्री धामी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ममता सरकार को बदलने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार टीएमसी का सफाया होकर रहेगा। बंगाल की जनता बहुमत से बीजेपी को जिताने का काम करेगी। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वो सरकार नहीं एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाई। सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना, लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि डबल इंजन लग रहा है। तो आप सब लोग भी डबल इंजन लगाएंगे ना? इस बार टीएमसी की विदाई करेंगे ना? भाजपा की सरकार बनाएंगे ना? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक बार फिर आमने सामने हैं। भट्ट ने कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर तंज कसा, तो जवाब में गोदियाल ने भी तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच एक बार फिर से जमकर वार पलटवार हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं में सत्ता की भूख इतनी साफ दिखाई दे रही है कि वो अभी से आपस में ही लड़ने लगे हैं। भट्ट ने कहा कि जनता इस बार उन्हें भूखा ही रखेगी। हम इतना जरूर अपेक्षा करते हैं कि मुख्य विपक्षी दल है और कम से कम सत्ता की लड़ाई अभी से न लड़े। सत्ता की भूख उनके हर नेता में है और जनता हर बार उनको भूखा ही रखती है। उधर कांग्रेस ऑफिस में बैठे गणेश गोदियाल ने भी मौके पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। गोदियाल ने कहा कि भट्ट पहले अपनी पार्टी के अंदरूनी हालात संभालें, कांग्रेस की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। महेंद्र भट्ट जी अपनी चिंता करें। महेंद्र भट्ट जी उनके यहाँ जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसकी चिंता करें। महेंद्र भट्ट जी इस पे उन्हें जवाब देना चाहिए कि अरविंद पांडे जी का अंतर्द्वंद का क्या होगा। महेंद्र भट्ट जी इस पे जवाब दें कि उनकी पार्टी में जो अधिकांश लोग सीनियर लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनको मंत्री न बनाकर कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री बनाना पड़ा। इसके क्या कारण होंगे, इस पर वो सोचें, इस पर चिंतन करें। साफ है, उत्तराखंड की सियासत में जुबानी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, बयानों के हमले तेज और तीखे होते चले जाएंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में इन दिनों मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि हरीश रावत फिलहाल 15 दिनों के सियासी अवकाश पर हैं और पार्टी के भीतर गुटबाजी को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया के जरिए इसे औपचारिक मुलाकात बताया।
दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दिल्ली से देहरादून तक का सफर महज 3 घंटे का हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर भी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से सफर के साथ साथ पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा फायदा होगा। दिल्ली से देहरादून का सफर अब पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही यात्रा का समय जहां 5-6 घंटे पहले लगता था, उससे घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, ये भी समझिए। 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। लंबाई करीब 210 किलोमीटर है। कार की स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। महज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर होगा। इस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। 2 एक्सप्रेसवे और 5 नेशनल हाईवे से कनेक्ट होंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को देहरादून तक जोड़ेगी, जो दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगी। बागपत के पास इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है इसका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर इसे बनाया गया है। हाथियों के लिए इसमें विशेष अंडरपास और एनिमल क्रॉसिंग बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे को जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे नीचे जंगल में बिना किसी बाधा के घूम सकें। सड़क को ऊंचा बनाकर नीचे से जानवरों के आने जाने का रास्ता खुला रखा गया है। साथ ही हजारों पेड़ों को कटने से बचाया गया है, जिससे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनी रहे। इस परियोजना से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थानों तक पहुंच अब पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऋषिकेश तपोवन में राफ्टिंग व्यवसायी और पर्यटकों की मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के थार में आकर किसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं और फिर मारपीट करने लगते हैं। ये मामला है लक्ष्मण झूला पार्किंग के पास स्थित दुकानों का, जहां पर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और फिर जांच की शुरुआत की। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर कोतवाली में मेट्रोपोलिस मॉल में चल रहे इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई की खबर के बाद कई इस्पात संचालक इस्पात सेंटर का पर ताला लगाकर भाग गए। इस्पात सेंटर पर लगे तालों को तोड़ा गया तो इस्पात सेंटर के अंदर कई युवक और युवतियां मौजूद हैं। इस्पात सेंटर से रेस्क्यू की 19 महिलाओं को निकाला गया, उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया, फिर काउंसलिंग भी करवाई गई। वहीं छापेमारी के दौरान 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर काशीपुर से, जहां बाजपुर रोड के चैती तिराहे के पास शराब की दुकान खुलने का जबरदस्त विरोध हुआ। एक महिला शराब की दुकान के अंदर घुस गई, जमकर हंगामा किया, शराब की बोतलों को तोड़ा। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आबकारी विभाग के मुताबिक महिला के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। इधर हरिद्वार के ललताराव पुल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक लोहे के ऊंचे आर्क पुल पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर अजीबोगरीब हरकतें करते देख राहगीरों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। काफी देर तक युवक वहां बैठा रहा, कभी बैठता कभी खड़े होता। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, क्रेन की मदद से युवक को उतारा गया। शुरुआती पूछताछ में युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। फिलहाल उसे एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भेजा गया।
मृत बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक मां कितनी दूर तक जा सकती है। देहरादून से इसकी मार्मिक मिसाल सामने आई है। 1.5 साल तक बेटे के गुनहगारों की तलाश में मां भटकती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और सबूत लाकर पुलिस के सामने रखा। अब मामले की फिर से जांच शुरू हो रही है। ये पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देहरादून की रहने वाली ललिता चौधरी का 18 साल का बेटा क्षितिज चौधरी प्रेमनगर के एक स्टोर में काम करता था, लेकिन 16 फरवरी 2024 को एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस हादसे ने मां से उसका इकलौता सहारा छीन लिया, जिसका मुकदमा थाना प्रेमनगर में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस ने कुछ समय जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ न लगा और मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। लेकिन मां ने उम्मीद नहीं हारी और खुद ही सच की तलाश शुरू कर दी। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई। दिन रात की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो उस गाड़ी तक पहुंच गई जिसने उसके बेटे को रौंदा था। मां देहरादून के एसएसपी से मिली और सभी सबूत सामने रख दिए। और जगह जगह पूछ के मैं थक चुकी थी। फिर मुझे जाकर लास्ट में मिली गई कामयाबी। पता नहीं भगवान जी ने मेरी सुन ली कि मुझे उस डंपर का नंबर मिला। अब मैं उसका नंबर जागृत कर दिया, इन लोगों को लिख कर दे दिया। ये लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। 19 तारीख को फिर मैं अपने आप गई प्रेमनगर थाना में, तब मेरी कंप्लेन लिख के इन्होंने आगे की कार्रवाई धीरे धीरे कर दे। कुछ नहीं करा। 21 तारीख को भी ना कर दिया, 27 तारीख को भी ऐसा बोल दिया कि इतनी जल्दी नहीं होगा हमसे। जो आईओ थे, थोड़ा सा आईओ ने इसमें सतर्कता नहीं दिखाई। इस पूरे मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया था, लेकिन मां की ओर से जुटाए गए सबूतों ने जांच की दिशा ही बदल दी। नए तथ्यों के आधार पर पुलिस को फिर से केस खोलना पड़ा और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच दोबारा से शुरू हो रही है। गाड़ी का रिकॉर्ड दिया गया है, उस पर गहन जांच नहीं हुई है, इसलिए मेरे द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर प्रेमनगर को ये निर्देशित किया गया है कि इसकी विवेचना को पुनः एक बार फिर से स्टार्ट करें और जो उनके द्वारा हमें साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा सके, ताकि जो भी इसमें सम्मिलित हैं उसका पता लगे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वैधानिक की है वो की जा सके। ये कहानी सिर्फ न्याय की नहीं, एक मां के अटूट विश्वास की है और पुलिस के उस रवैये की है जहां न्याय नहीं, केवल मायूसी ही मिली। लेकिन मां के हौसले के आगे हर बंद दरवाजा एक दिन खुल ही जाता है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। श्रीनगर से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अलकेश्वर घाट पर एक युवती का अंतिम संस्कार सूखी लकड़ियां न मिलने की वजह से डीजल और पुराने टायरों से करना पड़ा। परिवारों का आरोप है कि चिता के लिए जो लकड़ियां खरीदी गई थी वो तो इतनी गीली थी कि उसमें आग ही नहीं पकड़ रही थी, जिसकी वजह से ही अंतिम संस्कार के लिए डीजल और फिर टायर का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में सरकारी लकड़ी टाल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। टिहरी झील में 8 से 12 अप्रैल तक ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन होगा। देश भर के 19 पुलिस टीमें लहरों पर अपना दम दिखाएंगी। कयाकिंग और कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स गेम्स में खिलाड़ी अपना करतब दिखाएंगे। खास बात यह है कि पुरुषों के साथ साथ 136 महिला खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी। 8 अप्रैल को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। स्पोर्ट्स क्लस्टर जो कि 8 से 12 के बीच में हो रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी 8 तारीख को है और क्लोजिंग सेरेमनी 12 तारीख को है। इसमें 19 टीमें जो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही हैं, 52 इवेंट्स हैं और इसमें 130 महिलाएं और 310 पुरुष जो हैं वो भागीदार होंगे। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। और इसी कड़ी में टिहरी नरेंद्र नगर राज दरबार में भगवान बद्री विशाल के लिए तिल का पवित्र तेल निकालने के काम की शुरुआत की गई। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने पूजा अर्चना के साथ ही तिल का तेल निकालने के बाद तेल के घड़े को बद्रीनाथ धाम ले जाया जाएगा।
सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हम सब जो आप पीछे देख रहे हैं तो महिला लोग हैं, हम सबका ये सौभाग्य है कि हम एक छोटी सी सेवा बद्रीनाथ धाम को दे सकते हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सारे देशवासी को बोलूँगा कि अब आपका वो बद्रीनाथ का यात्रा सीजन भी शुरू होने वाला है, तो सावधानी से जाइए, बड़ी संख्या में जाइए और आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो और हम भगवान बद्रीनाथ से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। 22 अप्रैल से बाबा केदार और 23 अप्रैल से भगवान बद्री विशाल की पावन यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार दोनों धामों में श्रद्धालुओं के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और फोटोग्राफी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए मंदिर समिति ने खास इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार की यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन 12.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक 4.25 लाख केदारनाथ और 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए हुए हैं। यात्रियों के बढ़ते फुटबॉल के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का इस बार पूरा फोकस यात्रा को अधिक अनुशासित और सुरक्षित बनाने पर है। इसके तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस बार मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर परिसर में अब मोबाइल फोन ले जाने और फोटो खींचने पर रोक रहेगी, ताकि श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें। जो मंदिर परिसर और गर्भगृह और परिसर के आसपास पूरी तरह से जो है कि मोबाइल, यूट्यूबर, ब्लॉगर, ये पूरी तरह फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उसका एक स्थान चिन्हित करके उस स्थान के बाद उस परिसर में, क्योंकि काफी संख्या में तीर्थयात्री होने के कारण कहीं ना कहीं जो मोबाइल वो रहता है, वो काफी समय तक मोबाइल लेकर वहां पर वीडियो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसके कारण उसमें दिक्कत रहती है। तो इस बार हम सब ने निर्णय लिया हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर समिति ने लॉकर्स की व्यवस्था की है, जहां श्रद्धालु अपने मोबाइल और अन्य सामान सुरक्षित रख सकेंगे। इसके अलावा जूते चप्पलों के लिए भी इस बार टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था कम होगी और भीड़ प्रबंधन आसान होगा। मोबाइल है उनको रखने के लिए वहां पर लॉकर रूम की व्यवस्था की जा रही है। जो जूते और चप्पल जो तीर्थयात्री हैं उनको प्रॉपर जगह टोकन व्यवस्था के तहत उनको एक निश्चित स्थान पर रखा जाएगा। परिसर के आसपास में ये पूरी तरह से जो है कि सारी चीजें अव्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। इस बार यात्रा में एक और अहम बदलाव देखने को मिलेगा। सनातनी और गैर सनातनी से जुड़े मुद्दे को लेकर एफिडेविट की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि धाम में प्रवेश से पहले कुछ श्रद्धालुओं को शपथ पत्र भरना पड़ सकता है, जिसमें उनको लिखकर देना होगा कि उनकी सनातन धर्म में आस्था है। हर साल केदारनाथ यात्रा पे आने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को भी इस बार नियमों के तहत एफिडेविट भरना होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में मौसम का बदला मिजाज। बर्फबारी के बाद आज केदारनाथ धाम में तेज धूप खिली है। हर तरफ पहाड़ियां बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। पूरी केदारपुरी ही इस वक्त चांदी जैसी चमक रही है। केदारनाथ धाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी हुई है और सूर्य की किरण जब उस पर पड़ रही है तो ये बर्फ चांदी की तरह चमकती दिख रही है। मनमोहक नजारा है ये केदारनाथ धाम का। इस वक्त रास्तों से बर्फ हटाने के काम में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, ताकि आने वाले दिनों में श्रद्धालु जब केदारनाथ आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। रास्ते से बर्फ हटाने का काम चल रहा है और वहीं पूरे धाम का मनमोहक नजारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 22 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने वाले हैं। उससे पहले ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जब श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई आप देख पा रहे हैं। कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं सोमवार को बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पूरी घाटी ही इस वक्त सफेद बर्फ से ढकी हुई है। पिछले 24 घंटे से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से
जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में ही दिसंबर जनवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने की तैयारियों के बीच खराब मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। उधर नैनीताल जिले में फॉरेस्ट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को जिले के सूर्या जाला गांव में चारा लेने गई एक महिला को निवाला बनाने वाला टाइगर आखिरकार फॉरेस्ट टीम की पकड़ में आ गया। सोमवार रात फॉरेस्ट टीम ने इस बाघ को ट्रैंकुलाइज किया, रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया इनसे। दरअसल फॉरेस्ट टीम की घटना के बाद से ही बाघ की मूवमेंट पर नजर थी। बाघ गांव के आसपास ही मंडरा रहा था, कई बार वो दिखाई दे गया था। रविवार को इसने एक गाय को अपना शिकार बनाया। बाघ के पकड़े जाने के बाद गांव वालों में खुशी है, सभी ने राहत की सांस ली है। ऋषिकेश में पर्यटन की एक नई शुरुआत हो गई है। सोमवार को बैराज झील में सी प्लेन का सफल ट्रायल हुआ। 19 सीटर सी प्लेन बैराज जलाशय में उतरा और फिर उड़ान भी भरी इसमें। ऑपरेशन हेड ने बताया कि पहली बार भारत में इस प्लेन की वाटर लैंडिंग कराई गई है। वहीं सी प्लेन सेवा शुरू होने से सैलानी खुश होंगे। पर्यटन क्षेत्र में एक नई संभावना शुरू हो जाएगी। अब तक यहाँ राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, रोप स्किलिंग जैसी साहसिक गतिविधियां हुआ करती हैं, पर्यटकों को आकर्षित करती थी, लेकिन अब हवा से पानी में उड़ने वाला ये नया रोमांच भी शुरू होगा। उत्तराखंड को मिलने जा रहा है ऋषिकेश के ग्लास पुल के रूप में एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला की जगह लेगा। उत्तराखंड का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज तकरीबन 60 से 70 करोड़ की लागत से बनेगा और इस पर 132 मीटर लंबे इस पुल में 66 मिलीमीटर मोटा ग्लास फ्लोर लगाया गया है, जबकि बीच में 2 पहिया वाहनों के लिए स्टील डेक भी बनाए गए हैं। देहरादून से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां बिटिया के जन्म की खुशी को परिवार ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। नवजात बच्ची को घर लाने के लिए पूरे परिवार ने गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया, जिसे देखकर हर इंसान रुक गया और वीडियो बनाने लगा। करण और दीक्षा अरोड़ा के घर आए इस नन्ही मेहमान का स्वागत किया गया और स्वागत जिस अंदाज में हुआ उसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी तराई क्षेत्र में चरस बेचने की फिराक में थे। हल्द्वानी में सोमवार को तिकोनिया के पास बहती नहर में एक नवजात का भ्रूण मिला। लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर डीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बागेश्वर डीएम ऑफिस में जनता दरबार लगा। इस दौरान पानी, बिजली और सड़क से संबंधित शिकायतें लोगों ने की। डीएम ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। रुद्रपुर के रामपुरा में हिंदू शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में हिंदू शौर्य यात्रा रामपुरा के संत कबीरदास मंदिर से शुरू हुई। देहरादून में इंडियन ऑयल के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई कि वो पैनिक ना हो और व्यवस्था कई जगहों पर गड़बड़ा रही है। लोगों के परेशान होने की वजह से तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया।
टिहरी झील में 8 से 12 अप्रैल तक ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन होगा। देश भर के 19 पुलिस टीमें हिस्सा लेंगी। हरिद्वार में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लाउड किचन योजना की शुरुआत की गई है। सीडीओ ने कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। अल्मोड़ा में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर तेज हवाएं, जिसकी वजह से एक जगह एक पेड़ मकान पर गिर गया। मकान क्षतिग्रस्त हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाया।